हेलो एवरीवन। ये जो वीडियो आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं ये क्लास 12 के चैप्टर नंबर 10 के वीडियो नंबर 7 प्रोवाइड कराए जा रहे हैं और ये केमिस्ट्री के जो है टॉपिक पे बात किए जा रहे हैं। मतलब ये चैप्टर नंबर 10 जो है ये केमिस्ट्री का है, ठीक है। टॉपिक का जो नाम है वो है रिएक्शन ऑफ आर एक्स। आर एक्स मीन्स हेलो एल्केन, हिंदी में कहा जाता है आर एक्स की अभिक्रियाएं या इसको आर एक्स की प्रतिक्रियाएं कहे जा सकते हैं, ठीक है। तो अब जो है हम लोग बारी बारी से बात करते हैं कि इसमें कुल मिला के पढ़ने क्या है। वैसे मूल रूप से इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी SN1 रिएक्शन की, अत्यंत महत्वपूर्ण है और मैं चाहूँगा कि आप अंत तक बने रहे। यदि आप अंत तक बने हुए रहते हैं तो SN1 रिएक्शन के संदर्भ में ये आपका पहला और अंतिम वीडियो होगा। मतलब कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको SN1 रिएक्शन से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई समस्या होगी ही नहीं। कंप्लीट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो चलिए अब जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इन अभिक्रियाओं में जो RX की अभिक्रियाओं को जो टॉपिक हम लोग अभी जस्ट स्टार्ट किए उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन प्रक्रिया या प्रतिक्रिया, प्रक्रिया नहीं प्रतिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया। इसके अंग्रेजी अगर नाम पे बात करें तो इसका अंग्रेजी देखिए, इसी से आपको लॉजिक मिल जाएगा कि किस तरीके से नाम दिए गए हैं। नाभिक स्नेही को कहा जाता है न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन का अंग्रेजी होता है सब्स्टिट्यूशन और प्रतिक्रिया के लिए रिएक्शन। शॉर्ट में लोग ऐसे रिएक्शन लिख देते हैं, RE का पावर ऐसे N लगा दिया, हो गई, ठीक है। नाम से क्लियर है। अगर आप देखिए तो S और N, इसको शॉर्ट में आप क्या बोल सकते हैं, SN रिएक्शन। आपको लॉजिक मिल गया होगा। इसका नाम क्या हो सकता है शॉर्ट में, SN रिएक्शन। SN रिएक्शन होता क्या है, अब इस पे हम लोग जो है बात कर लेते हैं। तो देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ स्नेह का मतलब क्या होता है तो आप कहिएगा कि सर स्नेह का मतलब होता है लगाव। यदि किसी से किसी चीज़ का लगाव है तो हम कहते हैं कि उसका उसके प्रति स्नेह है। चलिए ठीक है। अब नाभिक स्नेही का क्या मतलब होगा, इसका मतलब जिसका लगाव नाभिक से होगा। चलिए ये भी मान लिए। अब नाभिक के बारे में आपको जानते हैं कि ये एटम के अंदर होता है और इसमें प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूमती रहती है। तो न्यूक्लियस पर तो प्लस चार्ज है, जो नाभिक है इस पर तो प्लस चार्ज है। तो यदि नाभिक में कोई इंटरेस्टेड होगा यहाँ पे मेंबर जो न्यूक्लियोफिलिक है तो इसको शॉर्ट में आप लिख सकते हैं NU। तो अगर ये इसमें इंटरेस्टेड है न्यूक्लियस में तो इस पर कौन सा चार्ज होगा, तो आप कहिएगा कि सर इस पर होगा माइनस। अब जब मैं आपसे पूछूंगा कि इस पर माइनस आप कैसे बोल दिए, तो आप कहिएगा कि सर न्यूक्लियस पर है प्लस, तो प्लस वाला में तो इंटरेस्टेड माइनस वाला होगा ना। अगर इस पर प्लस डाल देंगे तो प्लस और प्लस अट्रैक्ट कैसे करेगा। अगर आपके लॉजिक ये रहते हैं मेरे लिए तो आप मान के चलिए कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अर्थात जो भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगे उसमें जो नाभिक स्नेही मेंबर होगा वो NU के ऊपर पावर क्या डालेंगे, माइनस, और इसी से इसको डिनोट भी किए जाते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में, इसके एग्जाम्पल के रूप में क्या क्या आ सकते हैं, जैसे जिसने भी माइनस वाले हैं OH माइनस, ये एक नाभिक स्नेही कंपोनेंट कहला सकता है। साइनाइड CN माइनस, ऐसे करके जिस पर भी है वो सब माइनस में चले जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया को संपन्न कराने के लिए जो मेंबर नाभिक से आकर के जुड़ता है उस पर कौन सा आवेश होता है, तो आप कहिएगा नेगेटिव। क्यों, क्योंकि नाभिक पर पॉजिटिव होता है तो इस पर निश्चित रूप से नेगेटिव होना ही चाहिए। और ये जो नाभिक स्नेही है इसके उदाहरण के तौर पर आप OH माइनस CN माइनस ये सब आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इन बातों को रिटन में लिख लेते हैं। देखिए, तो इसी बात को मैंने लिख दी कि इन अभिक्रिया में RX मीन्स हेलो एल्केन पर नाभिक स्नेही, इसको किसे डिनोट करेंगे, NU के ऊपर माइनस, आक्रमण करता है। यही अटैक करेगा। क्यों,
क्योंकि नाभिक आपका प्लस है तो माइनस वाला ही अटैक करने के लिए आएगा। तो ये आपको बात ध्यान में रखना है। साथ में उदाहरण वैसे मैंने लिखे भी थे, लेकिन आप इसके साथ ही लिख लीजिएगा, कॉपी में अच्छे से अरेंज्ड वे में रहेगा। ठीक है, ये काम कैसे करता है ये देखिए। जैसे आपके पास एक हेलो एल्केन है R, यहाँ पे मैं एक रफ कर देता हूँ, ठीक है, R विथ सिंगल बॉन्ड X, ये हेलो एल्केन है। अब इसको जब न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन आप करवाइएगा तो जो यहाँ पे NU माइनस होगा, आपको पता है कि ये जो आपको दिख रहा है RX, इनके बीच होता है क्या कहते हैं, विषम विदलन। एक बड़ा अच्छा शब्द है, इसको कहा जाता है विषम विदलन। विषम विदलन में क्या होता है कि जब बॉन्ड टूटते हैं तो जैसे आपको पता है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा, एक R वाला का और एक X वाला का। तो विषम विदलन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का दोनों किसी एक के ही पास चला जाता है, और सम विदलन में क्या होता है कि बराबर बराबर बढ़ जाता है। देखिए मेरे नाम पर आप ध्यान दीजिएगा, एक मैं शब्द बोल रहा हूँ सम विदलन, बहुत ज़्यादा काम का नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए। सम विदलन अगर होती है, मान के चलिए A और B के बीच, तो ये इलेक्ट्रॉन A रख लेगा और ये इलेक्ट्रॉन B, मतलब दोनों को एक एक मिल गया। लेकिन जब विषम विदलन होगा, विषम विदलन, तो इस परिस्थिति में क्या होता है देखिए कि A और B के बीच अगर बॉन्ड बना तो इसमें जब बॉन्ड टूटेगा ना, तो ये A तो अपना पास अपना रखेगा ही, A वाला का भी छीन लेगा, मतलब B जो है अपना वाला तो इलेक्ट्रॉन रखेगा ही, A वाला का भी छीन लेगा। तो A पर हो जाएगा प्लस और B पर क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पर होने वाला है विषम विदलन, मतलब ये वाला, मतलब एक हो जाएगा प्लस और दूसरा क्या हो जाना है, माइनस। तो ये आपको जो है ध्यान में रखने हैं। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ पर जब आप विषम विदलन करवाइएगा तो विषम विदलन के परिणाम स्वरूप X जो आपका है, ये आपका हेलोजन है। हेलो एल्केन में तो X हेलोजन है ना, और हेलोजन पर हमेशा ऋण आवेश आता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन इसके पास आने वाले हैं। मतलब ये हो गया R प्लस, फिर आपका ये आपको हो जाएगा X माइनस, ये आपका क्या है, NU माइनस। ठीक है, पहला स्टेप में क्या हुआ है, RX टूटा है, ये फर्स्ट स्टेप का खेल है, दिस इज फर्स्ट स्टेप। अब दूसरा स्टेप में क्या होगा कि ये NU अब मौका देखा कि चलो भैया EX से इसका झगड़ा हुआ है, ये भागा है, यही मौका है यहाँ से जाकर के इससे टेस्ट होने का। तो अगला स्टेप में ये R जो है, R से ये NU माइनस आकर के जुड़ जाएगा, क्योंकि इस पर प्लस है तो माइनस तो इसको चाहिए ही। आइए X बेचारा यहाँ चला गया, तो ये जो प्रक्रिया होगी ये कौन से स्टेप में होगी, सेकेंड स्टेप में। तो देखिए इसी बहाने मैंने आपको ये भी बता दिए कि जो आपका हेलो एल्केन के साथ जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो 2 स्टेप में होती है। पहले स्टेप में जो हेलोजन है वो आपके एल्केन ग्रुप से अलग होगा, फिर दूसरा स्टेप में ये वाला मेंबर इसमें जाकर के जुड़ेगा। ठीक है, इस बात को मैं आगे वैसे करूँगा, ठीक है ना, तो उस पर भी बात किए जाएंगे। चलिए, तो अब जो है हम लोग आगे नोट्स में कुछ बात कर ले, वो है क्रियाशीलता के संदर्भ में, कि जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया होती है तो उसमें कौन सबसे अधिक क्रियाशील होता है और कौन सबसे कम। तो आपको पता है कि यदि बंधन की क्षमता पर बात की जाए तो RF मतलब फ्लोरोएल्केन, फिर दूसरा RCl क्लोरोएल्केन, और तीसरा RBr ब्रोमोएल्केन, और उसके बाद RI आयोडोएल्केन। इसमें सबसे छोटा आकृति इसका होता है और इसका बॉन्ड बहुत मजबूत होता है। तो जो जितना मजबूत होगा उसकी क्रियाशीलता तो उतनी ही कम होगी ना, क्योंकि ज़्यादा मजबूत होने के कारण क्या होता है कि टूटता ही नहीं है, और जब टूटेगा नहीं तो किसी से जुड़ेगा कैसे। अगर किसी से जुड़ेगा नहीं तो कहेंगे कि उसकी क्रियाशीलता तो शून्य है, क्योंकि वो क्रिया नहीं कर रहा है। तो इसकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है। मतलब इन दोनों पर बात की जाए तो इसका ज़्यादा और इसका कम, फिर इन दोनों पर बात किया जाए तो इसका ज़्यादा इससे कम, लेकिन इसका केवल कम नहीं होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है। इसलिए डबल ये वाला साइन दे दिए जाते हैं जो लेसर को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको याद रखना है कि RF की क्रियाशीलता बाकी सभी से बहुत कम होती है, और ये इस कारण से होता है क्योंकि ये बंधन बहुत मजबूत बनाता है। वैसे भी आपको पता है फ्लोरीन जो है वो आवर्त सारणी का विद्युत ऋणात्मकता में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, तो ये भी आप लॉजिक लगा ही सकते हैं। अब बात करते हैं SN रिएक्शन के बारे में। तो SN रिएक्शन तो खैर हो गया, अब SN रिएक्शन के टाइप के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, टाइप्स ऑफ SN रिएक्शन, उम्मीद है कि आप लोग हिंदी लिख लीजिएगा।
कुछ नहीं है, SN प्रतिक्रिया के प्रकार। पहला जो प्रकार है वो है SN1 रिएक्शन, और दूसरा मैं लिख ही देता हूँ SN2 रिएक्शन। ठीक है, ये हमारा जो वीडियो है वो SN1 रिएक्शन को कम्प्लीटली डील करेगा। नेक्स्ट वीडियो में SN2 को निपटा देंगे। ठीक है, तो SN1 रिएक्शन क्या होता है, अब उस पर खेल स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहला पे बात प्रारंभ करते हैं। टॉपिक का नाम है SN1, जिसको हिंदी में कहते हैं एकानुक नाभिक स्नेही प्रतिक्रिया। अगर अंग्रेजी में बात की जाए तो यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप इसका पूरा नाम लिख लीजिएगा। ठीक है, वैसे पहले लिखे गए थे तो मैंने बार बार इसको दोहराया नहीं। ठीक है ना। इसका नाम SN1 क्यों पड़ा पता है? इसका नाम SN1 इसलिए पड़ा है क्योंकि इस प्रतिक्रिया का जो वेग है वो केवल एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है। आई रिपीट, अगर आपसे कोई कहे कि SN1 रिएक्शन के जो वेग हैं वो उनके कितने अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है, तो आपको बोलना है एक। क्या बोलना है? एक। यही इसका सबसे सटीक डिफिनीशन है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अगर कोई कहे इसके बारे में तो हम बोलेंगे इनका वेग केवल एक अणु के सांद्रता, केवल एक अणु के सांद्रता पर निर्भर करता है। देखिए, इसी कारण से तो नाम इसका वो 1 पड़ा। ठीक है ना, 1 क्यों पड़ा? इसी कारण से पड़ा। अब ये कैसे डिसाइडेबल होते हैं इस पर हम बात करते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए, एक ही अणु के सांद्रता पर निर्भर करता है, इसलिए इसका कोटि कितना होगा? 1। अब कोटि क्या होता है इसको बताए गए हैं कौन से अध्याय में? तो इसको बताया गया है आप लोगों को प्रतिक्रिया की कोटि और आणविकता जो बताए थे केमिकल काइनेटिक्स में, तो वहाँ इसके बारे में बताया गया होगा। तो देखिए, चूंकि इनका वेग एक अणु पर निर्भर करता है इसलिए कोटि 1। 2 अणु पर निर्भर कर रहा होता तो कोटि हो जाता 2। तो आपसे पूछेगा कि SN1 रिएक्शन के लिए प्रतिक्रिया की कोटि कितनी होती है, तो क्या करना है? 1। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे इनकी कोटि या अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑर्डर। ठीक है, इनकी कोटि जो है वो 1 होती है। इनकी कोटि 1 होती है। चलिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अब आपको बताते हैं कि कौन से पर ये डिपेंडेंट होता है। ठीक है ना, तो आपको वैसे मैंने जस्ट इससे पहले बता दिए थे कि ये 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इस बात को भी हम लोग लिख लेते हैं। ये प्रतिक्रिया 2 चरणों में पूर्ण होती है। 2 चरणों में पूर्ण होती है। ठीक है, पहला स्टेप में आपको याद था कि RX जो है वो टूटेगा। ठीक है, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, मतलब टूट के फिर जुड़ भी सकता है अगर सही पे सही उपाय न लगाया जाए तो RX टूटेगा, जिसमें R पर आएगा प्लस और प्लस में X पर क्या आ जाएगा? माइनस। ये हुआ फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड स्टेप में क्या होगा भाई? सेकेंड स्टेप में इन R को देखेगा कि भाई ये तो खाली बैठा हुआ है, तो बगल से कौन आ जाएगा? न्यूक्लियोफिलिक मेंबर। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक मेंबर में कोई को आज एक बार पकड़ ले क्या? चलिए OH को ले लेते हैं, OH को। अब ये जो रिएक्शन होगा ना, ये फास्ट होता है, क्योंकि जैसे ही मौका मिला ना OH को, वो तेजी में दौड़ते हुए आएगा। तो ये फास्ट रिएक्शन है और ये बना देगा एल्कोहल। ठीक है, जैसे अब देखिए यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव तैयार हो गया। ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है। ऑब्जेक्टिव क्या तैयार हो गया कि यदि हेलो एल्केन पर नाभिक स्नेही प्रतिक्रिया OH से करवाई जाए तो प्रतिफल में क्या प्राप्त होगा? तो आपको बोलना है एल्कोहल। प्रतिफल में क्या प्राप्त होगा? एल्कोहल। आप चाहे तो लिख सकते हैं। अब इसी सब को जो ध्यान में रखेगा उसका ऑब्जेक्टिव में कमाल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एकदम नॉर्मल सी बात थी इसके रिलेशन में। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं कि जब कोई अभिक्रिया 2 चरणों में हो तो वेग को निर्धारित की जाती है किसी एक चरण से, और वेग का निर्धारण उन चरण से किया जाता है जिसमें प्रतिक्रिया धीमी हो रही हो। ठीक है ना,
अब जिसमें फास्ट रिएक्शन हो रहा होगा उसमें तो पता ही नहीं चल पाएगा ना कि रिएक्शन का स्पीड क्या है, क्योंकि बहुत फास्ट है तो डिटेक्ट ही नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि जो पहला पद होता है, चूंकि ये प्रतिक्रिया धीमी हो रही है, इसलिए इसको कहा जाता है वेग निर्धारक चरण या वेग निर्धारक पदक, ठीक है ना। तो इसमें मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि जो प्रथम चरण है, फर्स्ट स्टेप इज नोन एज वेलोसिटी डिटरमाइनिंग स्टेप। फर्स्ट स्टेप को वेग निर्धारक, अगर बहुत स्पष्ट न दिख रहा हो तो मेरी आवाज सुन के आप लिख लीजिएगा, वेग निर्धारक पद कहा जाता है। वेग निर्धारक पद कहा जाता है। जैसे जैसे मुझे याद आ रहा है मैं पूरा का पूरा लिखते जा रहा हूँ, ठीक है ना। ये सब ऑब्जेक्टिव में बहुत काम देगा। तो फर्स्ट स्टेप को वेग निर्धारक पद कहते हैं। कोई कहेगा क्यों, तो कहिएगा क्योंकि फर्स्ट स्टेप स्लोएस्ट स्टेप होता है, और जो स्लोएस्ट स्टेप होगा उसी को वेग निर्धारक पद घोषित किया जाता है। तो उम्मीद है कि SN1 रिएक्शन के ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब देखिए, एक और नोट्स में आप लिख लीजिएगा रिलेशन, वो ये कि आपको मैंने कहा था कि रेट ऑफ रिएक्शन केवल एक पद पर निर्भर करेगा, और वो है पहला Rx पर, ठीक है। क्यों Rx पर? क्योंकि पहला स्टेप में Rx था, दूसरा स्टेप में Rnu हो जाता है। ये स्लोएस्ट स्टेप है, इसलिए इसको वेग निर्धारक पद कहते हैं और इसको वेग निर्धारक पद नहीं कहते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए आपको इसको चूज करने हैं, ठीक है। तो इसको जब चूज कीजिएगा तो वेग निर्धारक पद के लिए जो वेग है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ये आपने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ रखा है, तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। तो जो अभिक्रिया का दर है वो आप लिखिएगा समानुपाती R और X और बड़ी ब्रैकेट के। बड़ी ब्रैकेट का मतलब है कि सांद्रण इसका रखना है, ठीक है। तो ये आपका स्टेप सही हो जाएगा। कोई कहेगा कि क्या मैं रेट ऑफ रिएक्शन, इसी का अंग्रेजी है, रेट ऑफ रिएक्शन के लिए मैं इसको ले सकता हूँ क्या, R और यहाँ पे NU, कैपिटल N और स्मॉल u। तो हम बोलेंगे नो, इसको नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि ये स्पीड में हो रहा था, फास्ट रिएक्शन कर रहे थे ये, इसलिए इसको लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। एक दो मैं करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई बोले कि इसका रिएक्शन करके बताओ भाई, जैसे मैं किसको ले लूँ, तो चलिए तो एक 3 डिग्री कार्बन वाला उदाहरण सोच लेते हैं। CH3C अगेन CH3 और Br। अब प्लस में अगर आप OH माइनस लेके रहे तो आपको पता है पहला स्टेप में ये टूटेगा और दूसरा स्टेप में जाकर के ये जुड़ेगा, मतलब बिना Br के हटे OH नहीं जाएगा। आप मान के चलिए ना कि यहाँ एक कुर्सी है, उस कुर्सी पर ये Br बैठा हुआ है, जब तक Br उस चेयर को छोड़ के हटेगा नहीं तब तक OH कैसे पहुँचेगा। तो जो फाइनल रिजल्ट मिलेंगे वो मिलेंगे CH3 अगेन CH3 और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, OH और Br बगल में निकल जाएगा। अगर इसका कोई नाम पूछे तो इसका नाम आप क्या कह सकते हैं, इसका नाम OH के फॉर्म में, वैसे अल्कोहल अभी पढ़ाया नहीं है तो फिलहाल आप इसके नाम पे ध्यान नहीं दीजिए, बस इतना ध्यान दे दो कि ये कार्बन 3 डिग्री है। व्हाट इज दिस, 3 डिग्री कार्बन, ठीक है ना। तो इतना आप ध्यान में रखें, क्योंकि अल्कोहल पढ़ेंगे तो नेमिंग करना सीख जाएंगे, ठीक है ना। तो ये कोई बहुत खास नहीं है, ये आपका नियो ब्यूटाइल अल्कोहल है, ठीक है, नियो ब्यूटाइल अल्कोहल, क्योंकि नियो ऊपर और नीचे भी होता है, 4 कार्बन है, 1 2 3 4, तो ब्यूटाइल हो गया, और OH है तो अल्कोहल। तो आप लिख भी सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है केवल इतना ही लिख कर आप काम चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक उदाहरण भी आपको हो गया, ठीक है। अब जो हम लोग बात कर लेते हैं वो कुछ नोट्स में इसकी अस्थायित्व और को लेकर के थोड़ा बहुत बात कर सकते हैं। उसके बाद जो है अगर कोई रिएक्शन SN1 हो रहा है तो उसके प्रमाण क्या होते हैं उस पर बात कर लेंगे। देखिए, SN1 रिएक्शन में नोट्स को स्टार्ट करते हैं और ये ऑब्जेक्टिव के लिए बड़ा काम देगा। तो मैं आपको बता दूं कि कार्बोकेटायन की अस्थायित्व पर बात करें। कार्बोकेटायन को हिंदी में कहते हैं कार्बोधनायन। अब आप कहिएगा कि सर ये कौन नया नाम आ गया। तो देखो, कार्बोधनायन क्या होता है कि जब आप R और X को NU से रिएक्ट करवा रहे होते हैं तो पहला स्टेप में तो वो RX टूट रहा होता है ना, तो जैसे ही टूटेगा तो ये प्लस और ये माइनस, और ये भाई साहब तो माइनस लेके बैठे ही हैं। तो ये जो होता है इसी को कहते हैं
कार्बोकेटायन, जिसको हिंदी में कहते हैं कार्बोधनायन। तो इसके अस्थायित्व पर बात की जा रही है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ये जो कार्बोकेटायन है, ये जो कार्बोधनायन है, इसमें सबसे अधिक क्रियाशील वो होता है जो 1 डिग्री हो। अब आप कहिएगा कि सर 1 डिग्री से भी एक नीचे है, हम बोलेंगे कौन सा? तब कहिएगा सर जिसमें एक 4 बॉन्ड में से एक भी बॉन्ड कार्बन से जुड़ा हुआ ना हो। तो फिर मैं आपको कहूँगा कि सुनो भाई, उसको भी 1 डिग्री के अंदर ही डाला गया था, और आपको याद होगा तो फिर याद भी आ जाएगा कि हाँ सर याद आ गया। लेकिन चूंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि कार्बन विथ कार्बन ये भी 1 डिग्री, मतलब इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन, और ये अगर चारों हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है तो इसको भी 1 डिग्री। तो थोड़ा सा तो अजीब लगता है कि अंतर जब है तो नेमिंग में भी अंतर होना चाहिए। तो इसलिए बहुत सारे रसायन शास्त्री इसको बोलते हैं कि भैया इसको 1 डिग्री मत बोलो, जब ये आवे तो इसको सीधे लिख ही दो। तो मैं उन्हीं को फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। तो उन्हीं के कहे अनुसार मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो देखिए, सबसे कम क्रियाशील होती है ये वाली, इसका एक बॉन्ड खुला होगा इसलिए CH3 डाल दिया, CH4 नहीं। इससे ज़्यादा क्रियाशील होता है 1 डिग्री, इससे ज़्यादा क्रियाशील होता है 2 डिग्री, और इससे अधिक क्रियाशील होते हैं 3 डिग्री। ये हुई बात। तो SN1 रिएक्शन के लिए अगर अस्थायित्व की बात की जाए, अस्थायित्व की बात, क्रियाशीलता की नहीं, तो सबसे अधिक अस्थायी होता है 3 डिग्री वाला, और सबसे कम अस्थायी होता है CH3, क्योंकि हाइड्रोजन है बड़ा कमज़ोर, ठीक है ना। हाइड्रोजन बहुत कमज़ोर है, इसके बगल में कोई आकर जुड़ जाता है और ये बेचारा विरोध भी नहीं कर पाता है। लेकिन ये 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री है तो एक कार्बन तो इसके साथ होगा ही ना। अब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, अब जैसे ही कोई इधर से आ रहा होता है इससे अटैच करने के लिए, तो ये उसको विरोध बड़ा तगड़ा करता है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ भी हाइड्रोजन हो तो तीनों में से कोई उतना कुछ कर ही नहीं पाता है। तो अगर एक कार्बन है तो थोड़ा विरोध करेगा ये। फिर यहाँ भी अगर कार्बन आ गया, जैसे अभी ये क्या है, ये 1 डिग्री है, फिर यहाँ भी अगर एक कार्बन आ गया तो ये भी विरोध करेगा, 2 विरोध करने वाला हो गया, तो ये 2 डिग्री, उससे भी ज़्यादा अस्थाई। और यहाँ भी कार्बन अगर आ गया तो ये भी भाई साहब अब विरोध करेंगे। तो इनके आने का कितना विरोध करने वाला मेंबर है? 3। तो इसकी अस्थाई तो सबसे अधिक होती है, ठीक है। तो ये बात आपको लिख लेना है। अगर बात क्रियाशीलता के संदर्भ में हो तो खेल आप उल्टा कर सकते हैं। क्रियाशीलता जो जितनी अस्थाई है वो उतनी कम क्रियाशील होती है। तो क्रियाशीलता के केस में इसका सीधे आप रिवर्स कर दीजिए, ठीक है। अब एक बात और मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि एक यहाँ पे पॉइंट आता है कुछ इस प्रकार से कि जैसे कि यहाँ पे एक RH था और ये NU माइनस रिएक्शन किया, जो कि नाभिक स्नेही प्रतिक्रिया है। फर्स्ट स्टेप में R और X टूटते हैं और ये बड़ा आराम से टूटता है, बिल्कुल भी इसको कोई जल्दी नहीं है। इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस। चलिए, उसके बाद अगला बड़ा फास्ट होता है, सेकेंड प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि ये आता है और इससे जुड़ता है। अब 2 सवाल आते हैं। इसके पास जुड़ने के 2 तरीके हैं, एक तो इधर से भी जुड़ सकता है, एक इधर से भी। मतलब कि रिजल्ट या तो आपको R और इधर NU मिल जाए, या आपको R और इधर NU मिल जाए। तो अब कहिएगा कि सर क्या बात कर रहे हैं आप, ये तो बिना मतलब का जो है बात बनाने वाली बात हो गई। दोनों तो सेम है। नहीं, सेम नहीं है। त्रिविम में दोनों के गुण अलग अलग हो जाते हैं। इसको कहा जाता है डेक्स्ट्रो, दाएं तरफ है ना R, इसको कहेंगे डेक्स्ट्रो, जिसको D से डिनोट करते हैं। और इसको कहते हैं लीबो, क्योंकि R जो है लेफ्ट साइड में है, L फॉर लेफ्ट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है ये आपको मैं बताता हूँ कि जैसे इसको अगर एक टंकी में आप डालें और इससे सीधा प्रकाश भेजिएगा ना, तो डेक्स्ट्रो है तो प्रकाश उधर से निकलेगा तो दायां मुड़ा हुआ रहेगा। और इसको जब आप एक कंटेनर में डालिएगा और इससे सीधे प्रकाश को भेजिएगा तो निकलने वाला प्रकाश ऐसे भागेगा बायां तरफ। तो बायां तरफ L फॉर लेफ्ट, तो ये आपका लीबो हो गया, और 2 से दायां तो D मीन्स डेक्स्ट्रो हो गया, ठीक है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि डेक्स्ट्रो जो है ये मिलता है 50%, और जो लीबो होता है, लीबो भी कितना मिलता है? 50%। अब आप कहिएगा कि अच्छा सर ये बात है। अब जरा मुझे ये बता दीजिए सर कि जो ये डेक्स्ट्रो और लीबो है ये मिलेगा तो एक ही कंटेनर में, ये मिलेगा तो एक ही कंटेनर में, तो उस कंटेनर से जब प्रकाश को भेजिएगा तब वो किधर जाएगा? तो सुनिए, उस केस में प्रकाश किसी भी डायरेक्शन में नहीं मुड़ेगा, सीधे निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि जो कंटेनर में ये
प्राप्त हुआ है ना ये वाला, ये और ये एक ही कंटेनर में है, तो D और L जब दोनों एक ही में है तो अब जब प्रकाश को भेजिएगा तो D वाला बोलेगा कि भैया दायां घूमो, L वाला बोलेगा बायां। अब ये कन्फ्यूजन में सीधे निकल जाएगा, ठीक है। और ऐसा मिश्रण जिसमें डेक्स्ट्रो और लीवो दोनों मौजूद होते हैं उसे कहा जाता है रेशमिक मिश्रण। मैं लिख देता हूँ, वैसे ये मैंने बहुत डेप्थ में बता दिया आपको, इतना ज़्यादा बोर्ड में आपको नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। क्या क्या मैंने बताया, जब हेलो एल्केन पर नाभिक स्नेही प्रतिक्रिया करवाइएगा तो पहला स्टेप स्लो प्रोसेस होगा, दूसरा स्टेप फास्ट प्रोसेस होगा। दूसरा स्टेप में ये NU R के दाएं से भी जुड़ सकता है और ये बाएं से भी जुड़ सकता है। इसको कहते हैं डेक्स्ट्रो, इसको कहते हैं लीवो। डेक्स्ट्रो और लीवो का मतलब जस्ट अभी मैंने यहाँ रफ करके समझाए थे। जो भी विलयन प्राप्त होंगे आपको उसमें डेक्स्ट्रो 50% होगा, लीवो भी 50% होगा, और दोनों चूंकि एक ही कंटेनर में है तो जब उससे जब प्रकाश को आप पास करवाइएगा तो न वो दायां घूमेगा और न बायां घूमेगा, इसलिए उस मिश्रण को कहते हैं रेशमिक मिश्रण। क्या कहते हैं, रेशमिक मिश्रण। आपको ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि रेशमिक मिश्रण से एक ध्रुवीय प्रकाश को गुजारने से वह किस दिशा में मुड़ता है, तो आपको बोलना है किसी दिशा में नहीं मुड़ता है, सीधे निकल जाता है। तो उम्मीद है ये सब बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो ये लास्ट पोर्शन है, 2 मिनट में काम समाप्त होने वाली है। तो ये टाइटल है कि SN1 प्रतिक्रिया के पक्ष में प्रमाण क्या होंगे, ठीक है। तो मुझसे लगता है 2 बार प्रतिक्रिया लिखा गया, तो इसको आप कट कर दीजिएगा, ठीक है। तो SN1 प्रतिक्रिया के पक्ष में प्रमाण, ठीक है। तो इसमें क्या होना है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको इसमें 3 बात याद रखनी है। सबसे पहला कि जब भी SN1 रिएक्शन होगा तो उसके लिए जो वेग प्राप्त होंगे, आप देखिएगा कि वेग जो है वो उसके प्रतिकारक या अभिकारक के घात 1 के समानुपाती होगा। यहाँ पर घात क्या होगा, 1। अब आप कहिएगा सर ये सब कहाँ से ले आए आप, बताए तो नहीं थे। अरे बताए थे, आपको याद होगा कोटि के बारे में क्या बताए थे, ऑर्डर कितना होता है 1, तो इसलिए यहाँ 1 है। अगर ऑर्डर होता 2 तो यहाँ पर कितना हो जाता 2, मतलब मोटा मोटी तौर पे ये बात है। तो यहाँ पे अगर 1 दिख जाए बस आप समझ जाइए कि ये कौन सा रिएक्शन है। और 1 को वैसे लिखते नहीं है तो जनरली कुछ लिखा हुआ नहीं रहेगा, तो कुछ लिखा हुआ नहीं है तो आप समझ जाइए कि यहाँ 1 है, और 1 का मतलब जिसकी कोटि 1 हो, और किसकी कोटि 1 होती है, SN1 प्रतिक्रिया की। पहली बात। दूसरी, जो भी मिश्रण आपको प्राप्त होगा वो रेशमिक होगा। अब आप ये मत बोलिएगा कि सर ये क्या होता है, जस्ट अभी मैंने बताया है। रेशमिक मिश्रण वो मिश्रण होती है जिससे जब आप प्रकाश को गुजारिएगा तो न वो दायां मुड़ेगा और न बायां मुड़ेगा, वो सीधे निकल जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसमें 50% D होता है और 50% L होता है। और लास्ट और तीसरी पॉइंट वो है कि जो भी कार्बोधन आयन प्राप्त होंगे वो sp2 संकरित होगा। ज़्यादातर केस में sp2 संकरित कार्बोकेटायन प्राप्त होते हैं। केटायन मीन्स धन आयन का बनना, ठीक है, इसको याद रखिएगा। केटायन का मतलब होता है X के ऊपर प्लस, मतलब धन आयन, और एक और शब्द है एनायन, इसका मतलब होता है X के ऊपर माइनस। ये आपको याद रखना है, ये इसमें लिख मत दीजिएगा, ये बस आपको याद कराने के लिए मैंने कहा कि केटायन पे प्लस होता है और एनायन पे क्या होता है, माइनस। वैसे मैं इसको मिटा ही देता हूँ क्योंकि कहीं आप स्क्रीनशॉट ले करके लिखते होंगे तो फ्लो में ये भी लिखा जाएगा, ठीक है। तो चलिए, आज आपका SN1 रिएक्शन हुआ कंप्लीट। अब मैं तेजी में 1 मिनट से भी कम समय लेकर के आपको पिछले वीडियो में दिए गए सवाल का उत्तर प्रोवाइड करा देता हूँ। जस्ट 1 मिनट मुझे लगेंगे। हाँ, तो देखिए, पिछले वीडियो में आपको होमवर्क दिए गए थे कि 2 क्लोरोपेंटेन और 1 क्लोरोपेंटेन में किनका क्वथनांक ज़्यादा होगा। तो आपको बताया गया था कि 1 डिग्री का क्वथनांक 2 डिग्री वाले से ज़्यादा होता है और 2 डिग्री वाले का 3 डिग्री से ज़्यादा होता है। तो यदि आप यहाँ देखें तो ये क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसका इधर भी हाइड्रोजन है और इधर भी हाइड्रोजन, तो ये आपका एक ही बॉन्ड केवल कार्बन से शेयर कर रहा है, तो ये है 1 डिग्री। और यदि इस पर बात की जाए तो इसके से जुड़ा हुआ कार्बन इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन से जुड़ा है, तो ये आपका 2 डिग्री कार्बन हो गया।
जिससे ये क्लोरीन जुड़ा है ये क्या है, 2 डिग्री कार्बन है, तो इसलिए 1 डिग्री कार्बन वाला का क्वथनांक ज़्यादा होगा, मतलब 2 क्लोरोपेंटेन के क्वथनांक अधिक होंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको था कि क्लोरोमेथेन तथा HCl में कौन जो है वाटर में ज़्यादा सोल्यूबल था, मतलब कौन ज़्यादा घुलता था, और कारण भी बताने थे। तो बड़ा सिंपल है, अगर आप इसको देखें तो ये कार्बनिक यौगिक है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन दोनों है। तो कार्बनिक यौगिक क्या ये जल में घुलेगा, तो आपको देखिए कि जल एक कार्बनिक यौगिक नहीं है, क्योंकि इसमें कार्बन नहीं है, और कार्बनिक यौगिक होने के लिए कार्बन और हाइड्रोजन दोनों का होना आवश्यक है। तो ये कार्बनिक यौगिक है और ये अकार्बनिक यौगिक, तो इसलिए ये इसमें नहीं घुलेगा। ठीक है। लेकिन ये HCl देखिए, ये अकार्बनिक यौगिक है, क्योंकि हाइड्रोजन तो है बट कार्बन नहीं है, और इसमें भी हाइड्रोजन है और कार्बन नहीं है, तो ये दोनों अकार्बनिक है, इसलिए ये ज़्यादा घुलेंगे। तो यदि कोई कहेगा कि कौन जल में घुल जाएगा या ज़्यादा घुलेगा, तो आप कहना है कि HCl जल में ज़्यादा घुलेगा, क्योंकि HCl और जल दोनों अकार्बनिक यौगिक है, और अकार्बनिक यौगिक में अधिक मात्रा में घुलेंगे, यही इसका कारण है। तो कारण में ये बात लिख लेने हैं। ठीक है। तो आज का वीडियो करते हैं यहीं पे समाप्त। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे SN2 रिएक्शन से रिलेटेड। तो अंत तक यदि आपने वीडियो को देखा है तो उसके लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।